नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हल्दी घाटी की रणभूमि एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। मेवाड़ की मिट्टी में बसे उस गौरव गान को नया स्वर तब मिला जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने उदयपुर में आयोजित राष्ट्र चेतना संकल्प सभा में साफ शब्दों में कहा कि वर्ष 1576 का हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक था। लेकिन इतिहासकारों ने इस संघर्ष की वास्तविकता को दबाने का प्रयास किया। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती और युद्ध की 450वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उधर सोशल मीडिया पर भी मोहन भागवत के इस बयान के बाद बहस तेज हो गई है। एक तरफ लोग महाराणा प्रताप को भारतीय स्वाभिमान, स्वतंत्रता और प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बताते हुए हल्दी घाटी युद्ध को उनकी नैतिक और रणनीतिक विजय करार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग इतिहासकारों के पुराने दस्तावेजों और मुगल अभिलेखों का हवाला देकर अलग राय रख रहे हैं। अकबर बनाम महाराणा प्रताप की यह बहस सोशल मीडिया मंचों पर तेजी से फैल रही है, जहां इतिहास, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान को लेकर लोग अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं। कई लोगों ने महाराणा प्रताप के संघर्ष और चेतक की वीरता को भारतीय अस्मिता का प्रतीक बताया, जबकि कुछ ने इतिहास को राजनीतिक नजरिए से देखने पर सवाल भी उठाए हैं। जहां तक मोहन भागवत के संबोधन की बात है, तो आपको बता दें कि उन्होंने अपने भाषण में केवल इतिहास की व्याख्या नहीं की, बल्कि उस सोच पर भी सवाल उठाया जिसने सदियों तक महाराणा प्रताप के संघर्ष को सीमित रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने पूछा, आज हम महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं, क्या कभी किसी ने अकबर की जयंती का ऐसा उत्सव सुना है? इस प्रश्न के माध्यम से उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि जनता के हृदय में कौन जीवित है, इसका उत्तर इतिहास की पुस्तकों से अधिक समाज की स्मृति में मिलता है। मोहन भागवत ने कहा कि यदि मुगल इतिहासकारों ने स्वयं यह लिखा कि प्रारंभिक हमले के बाद मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा, तो फिर विजय किसकी मानी जानी चाहिए? आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है। कल युद्ध के 450 वर्ष पूरे हो गए। हल्दी घाटी युद्ध की विजय क्यों हुई? इसलिए कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। आज का दिन कल के दिन का कारण है, यह हमको समझना पड़ेगा। हल्दी घाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की विजय ही हुई, ये तो बहुत स्पष्ट है। विमर्श उल्टा चलाया, लेकिन तथ्य उसके विपरीत है। अब मुगलों के जो इतिहासकार थे, उन्होंने ही जो लिखा है वो अगर सुनते हैं तो कहते हैं कि पहले ही हमले में अपना स्थान छोड़कर हमको 6-7 मील पीछे जाना पड़ा। तो विजय किसकी हुई? फिर दूसरे हमले में एक बख्तरबंद सरदार उसके घोड़े सहित चीरा गया और सेनापति के हाथी पर चेतक ने अपने पैर रख दिए। विजय किसकी हुई? तीसरे हमले में लड़ाई तो हुई, लेकिन लड़ाई के बाद मुगल सेना जो भागी, गोगुंदा चली गई, वहां उन्होंने घोड़े कूद कर पार न कर सके ऐसा दीवारों का व्यूह बनाया, अपने आप को अंदर रख दिया और बाहर आने की हिम्मत नहीं की। खाने के लिए कच्चे आम वो खत्म हो गए तो अपने ही घोड़ों का मांस खाया, लेकिन किले के बाहर नहीं आए। विजयी कौन हुआ? ये जो ऐसे नैरेटिव बनाने वाले इतिहासकार रहते उस जमाने में भी थे, उनकी आदत रहती है। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। बाबू कुंवर सिंह झांसी की रानी के मृत्यु के बाद
और नाना साहब पेशवा नेपाल चले गए, कुछ लोग अंग्रेजों के शरण में चले गए, कुछ लोग लड़ना कायम रखा। तो बाबू कुंवर सिंह अपने राज्य वापस गए जगदीशपुर, और उस राज्य को उन्होंने अंग्रेजों से ले लिया लड़ते लड़ते। तो अंग्रेजों ने उनको जगदीशपुर जाने न देने के लिए बहुत सारे हमले किए, लेकिन बाबू कुंवर सिंह का तंत्र क्या था? जो राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में तंत्र का इस्तेमाल किया, उसी प्रकार का उनका तंत्र था। अंग्रेजी फौज आती थी, इनकी फौज थोड़ी थी, तो वो भागते थे, लेकिन भागते थे इसलिए कि अंग्रेज अपने पीछे आए, और विशिष्ट स्थान पर छुपे हुए उनके सैनिक चारों ओर से घेरकर उनको मारते थे, सामान लूटपाट करते थे और आगे चले जाते थे। ऐसा होते होते वो जगदीशपुर चले गए, विजयी हो गए, राज्य वापस ले लिया। आगे 10 महीने तक, उनकी तो 3 महीने में बाद में मृत्यु हो गई, लेकिन आगे 10 महीने तक वो स्वतंत्र ही रहा। लेकिन अंग्रेजों की रिपोर्ट क्या है? हम आए, बाबू कुंवर सिंह हार गए, वो भाग गए, हमने पीछा किया, हमको कोई नहीं मिला, एक घोड़ा पीछे छूट गया था, उसको हमने प्राप्त किया, और हमारे 50 सैनिक मारे गए, खाने पीने का सारा सामान चला गया, तोपें भी चली गई, वो बाबू कुंवर सिंह ले गए, बाबू कुंवर सिंह हार गया। ऐसे ही उस समय इतिहासकारों ने किया होगा, पता नहीं, उस समय नहीं किया होगा तो भी आज तो कर ही रहे कि इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, राणा प्रताप को समाप्त करने के लिए दल बल सहित अकबर आया था, इतना बड़ा सैन्य संभार मेवाड़ पर टूट पड़ा, और आखिर क्या हुआ? हम एक हाथी लेकर वापस गए, और जब हाथी पर बैठकर जा रहे थे तो मेवाड़ की सामान्य जनता मिट्टी के ढेले फेंक फेंक कर हमको मार रही थी, हमने कुछ नहीं किया, और जीते कौन? हम जीते। ऐसे कभी होता है क्या? मेवाड़ का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध एक लड़ाई नहीं थी, ये भारत के समाज का विदेशियों से जो लंबा संघर्ष चल रहा था, उसका परिणाम लाने वाला एक युद्ध था। वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाहें टिकाए बैठा था, और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। नियति ने उसकी जितनी आयु लिखी है उतना रहेगा, लेकिन जाएगा, वो आया है, वो जाएगा। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहां पहले से है, बाद में भी रहेंगे। ये फिर एक बार तय करने वाला वो युद्ध था। वो जो आंधी चलकर आई थी, जिसने 77 वर्ष में स्पेन से साइबेरिया तक अपना सिक्का जमाया था, देश के देश उजाड़ दिए, परिवर्तित कर दिए, नाम के रह गए, वो आंधी यहां आई, टकराई, लेकिन बाप्पा रावल, ललितादित्य ऐसे लोगों के प्रतिकार के कारण उल्टे मुंह मार खा के जो भाग गई, 200 साल अंदर पैर रखने की फिर हिम्मत नहीं हुई। और फिर जब आई तो प्रतिकार तो हुआ, कड़ा प्रतिकार हुआ, जैसा भारत था वैसा ही प्रतिकार हुआ, परंतु भाग्य साथ नहीं था। राजा आनंदपाल हार गए, पृथ्वीराज चौहान कपट युद्ध में हार गए, राणा सांगा की पराजय तो अनपेक्षित पराजय हुई। हिंदू समाज सोचने लगा कि क्या हमारे दिन पूरे हो गए, अब बाकी देशों जैसा हम भी अपना धर्म संस्कृति पूर्वज सबको छोड़कर कुछ दूसरे बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा।
ये निस्संदिग्ध उत्तर भारत के समाज को हल्दी घाटी की लड़ाई से हुआ। ये उसका महत्व है। समय समय पर भारतवर्ष में ऐसी आंधियां बहुत आई, सारी दुनिया को पाट देने वाली आंधियां आई, और क्षणभर दुनिया को लगा भी होगा कि अब समाप्त है, लेकिन अब समाप्त नहीं है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती हमारी पूरे रणावेश के साथ उग्र रणचंडी का रूप धारण करके उस समय हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के दर्रे में प्रकट हुई, और उसने पास के मैदान को रक्त तलाई बना दिया। यह हमारा पराक्रम है, यह हमारा अमरत्व है। और जैसा मैंने कहा कि संयोग से उसका मूल जहां है, उस मूल के जन्म का दिन आज पड़ता है। हमको विचार करना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ। कंप्यूटर में डाटा डालते तो अकबर को ही जीतना था, लेकिन नहीं जीता। क्या था? इतनी छोटी सी सेना के पास क्या था जो अपने आप को हिंदुस्तान का सम्राट कहलाता था, उसको उन्होंने रोक दिया एक बार नहीं, उसके बाद कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आंच लाने की ताकत उनकी दिखी नहीं है। टकराए बार बार, लेकिन हर बार वापस हुए। वो क्या था? कौन सी ताकत थी? एक बात है जिसका महाराज जी ने बार बार आपको स्मरण कराया है कि केवल राणा प्रताप नहीं लड़े, केवल उनकी सेना नहीं लड़ी, केवल मेवाड़ का राजवंश नहीं लड़ा, पूरा समाज लड़ा। सब भेद भूलकर लड़ा। जात पात की बात, खान पान रीति रिवाज की बात दूर हो गई, पूजा पाती भी अलग अलग थी, वो भी दूर हो गई। पूरे समाज की ये एकता कैसे निर्माण हुई? तो जिनको ये संघर्ष का नेतृत्व करना था, नेतृत्व के लिए नहीं करना था, स्वत्व की रक्षा के लिए करना था, उनका अपना लेना देना विजय पराजय से नहीं था। वो तो ये मान के चले थे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे मही। विजय पराजय तो परिणाम की बात है, परिणाम सोच के हम नहीं उतरे हैं। परिणाम सोच के काम करने वाले लोग जहां बल दिखता है वहां चले गए, लेकिन जिन्होंने कहा था कि विजय पराजय का परिणाम हम मानते नहीं, हम एक ही परिणाम मानते हैं, भगवान ने हमको जैसा जन्म दिया है, जैसा देश दिया है, जैसा समाज दिया है, धर्म दिया है, संस्कृति दी है, हम जिएंगे तो उसके साथ जिएंगे, नहीं तो मरना बेहतर है। यह संकल्प उनका था, और इस संकल्प के चलते, इस संकल्प की शुद्धता के चलते, जानकर कि नेतृत्व अपना सबको अपना मानता है, और नेतृत्व अपने हित नहीं लड़ रहा है, हम सबके हित में लड़ रहा है। भारतवर्ष का जो जीवन का तरीका, वो जीवन का तरीका कैसा है? हम सबको अपना मानते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने रूप रंग है। हम कहते हैं ठीक है, एक होने के लिए एक सा होने की जरूरत नहीं है। एक होने के लिए तो मन में एकता चाहिए, समरसता चाहिए। एक बार हमारे संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार दोपहर की भरी धूप में नागपुर के उस कड़कती गर्मी में जा रहे थे। रामकृष्ण मिश्रम के आश्रम के सामने से डांबर के रास्ते पर चलकर जा रहे थे।
स्वामी जी देख रहे थे अंदर से, उन्होंने ये तो डॉक्टर हेडगेवार है। उन्होंने मठ से आवाज देके कहा, डॉक्टर साहब इतनी धूप में कहां जा रहे हैं, घर से निकले हो, जा कहां रहे हो? तो उन्होंने आगे और थोड़ी दूर एक इलाका था, उसका नाम बताया। तो बोले, भरी दोपहर उनको मिलने के लिए इतनी दूर आप जा रहे हो? तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि मन में नजदीकी है तो ये दूरियां रहती नहीं है। ये भारतवर्ष है। हमने कहा कि जिसका जो रास्ता है सही, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। और इसलिए हमने सबका स्वागत किया, सबको रचाया बचाया, सबको ज्ञान दिया। बाहर भी गए, सेना लेके नहीं गए, ज्ञान लेके गए। कुछ सेवा करने के लिए आवश्यक वैद्यकीय ज्ञान वगैरह लेके गए, विद्या लेके गए, संस्कृति लेके गए। जाके हमने दोस्ती की और दोस्ती के आधार पर अपनी अच्छी बातों को सारी दुनिया को दिया। ऐसे हम भारतवर्ष, ऐसे हम जी रहे थे। थोड़ा सा असावधान हो गए तो हमने सोचा दुनिया में सब लोग ऐसे ही है। लेकिन दुनिया में एक नई बात निकली, हम ही सही बाकी सब गलत। और उसकी आड़ लेके अपना साम्राज्यवाद, अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने का एक दुर्गुण जिन्होंने पाला, उन्होंने सारी दुनिया में तबाही मचाई। अब ये भारतवर्ष के भाग्य में ही है कि दुनिया की ऐसी दुष्ट ताकतें वो अपने जीवन भर दुनिया में अपने खेल करती है और मरने की बारी जब आती है तब भारत की ओर दौड़ती है। उनकी उत्तर क्रिया हमको ही करनी पड़ती है। ऐसी वो आंधी भारत के ऊपर दौड़ी और जहां उनको विजय मिली वहां जीतकर उन्होंने हम ही सही बाकी सब गलत, ये अपना तरीका प्रस्थापित करने का प्रयास किया। वैसे तो राजसत्ता को हम महत्व का नहीं मानते, हो कोई भूप हमें का हानि, क्योंकि हमारे यहां राजा हुए, अनेक राजा हुए, उनकी आपस में लड़ाइयां भी हुई, राजा बदले भी, लेकिन किसी राजा ने अपने तरीके दूसरों पर थोपे नहीं। मतलब था सत्ता से, बस मैं प्रभु हूं, उसके लिए लड़ाई होती थी। लेकिन लड़ाई होने के बाद पूरा बदलने का प्रयास किया, ऐसा किसी ने नहीं किया था। जब यह होने लगा तब हमको ध्यान में आ गया कि भाई सबसे कीमती हमारा धन जो है उसी को लूटने वाले हैं ये। हमारे देश के इतिहास में बहुत उतार चढ़ाव आए और उन उतार चढ़ावों के अनुसार हमारी भी स्थिति भारत में अच्छी बुरी बनती रही। कभी जब सब ठीक था, हम सब लोग बहुत सुखी थे, धन साधन से भरपूर थे, स्वास्थ्य भी ठीक रहता, सारी बातें अच्छी थी, जैसे राम राज्य का वर्णन होता है। लेकिन कभी उतार आ गया, विपत्ति में पड़ गए तो हम सब लोग दरिद्री हो गए। आसमानी सुल्तानी दोनों आपत्तियों की शिकार, संसार दुख से भरा, पेट में अन्न नहीं, आदि आदि तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। क्या स्थिति हो गई आक्रमण से अपने समाज की। हमने अच्छे दिन भी देखे, बुरे दिन भी देखे, ये चलता रहेगा। परंतु हमने अपना सब कुछ खोकर भी जो कभी नहीं खोने दिया, वो ये हमारा तरीका है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारे देश की एकता है। आज भी देखिए आपस में बहुत लड़ते हैं हम बहुत सी बातों को लेकर, लेकिन जब भारत की सीमा पर कोई शत्रु बोलता है या अंदर घुसता है तो सब झगड़े भूलकर सारा देश एक होता है। बस यही है कि बाहर शत्रु है तब हम एक रहते हैं, और बाहर कोई नहीं है अपने को चुनौती देने वाला, तब भी एक रहना चाहिए, क्योंकि हमारी एकता ये वास्तव है, हमारी विविधता उस एकता से आई है। सबसे पहला आह्वान राणा प्रताप ने क्या किया? कुंभलगढ़ में रहते समय उस एकता को प्रस्थापित किया।
भीलों में जाकर रहते थे, राजपुरुष गरीब बस्ती में जाकर रहते थे। ये उन्होंने किया है और इसलिए सारे समाज में उनके प्रति एक विश्वास, एक अपनापन, और उनके गुण तो देखे ही लोगों ने। कितने स्वाभिमानी थे, कैसे थे, न्यायी है, स्वाभिमानी है, चारित्र संपन्न है, और हम सबको अपना मानते हैं। तो हमारे धर्म संस्कृति पर संकट आता है तो उसका प्रतिकार करने का नेतृत्व कौन करेंगे? वही करेंगे, और उनका नेतृत्व होगा तो सब लोग आएंगे और सब लोग लड़ेंगे। और वो संघर्ष पूरे समाज ने किया। राजस्थान में रहने वाले समाज को प्रत्यक्ष लड़ना पड़ा, बाकी भारत राह देख रहा था। उस समय इतनी बुद्धि हमारी बनी नहीं थी कि भाई कहीं संघर्ष होता हो बैठकर देखना नहीं, केवल आशीर्वाद नहीं देना, जाना मदद करने के लिए। वो बाद में बात हो गई, लेकिन उस समय नहीं था। तो एक तरह से राणा प्रताप अकेले ही खड़े रहे, लेकिन अकेले है तो क्या हुआ? सत्य के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए, भारत के लिए खड़े हैं, लोक हितकारी शासन प्रशासन के लिए खड़े हैं। और इसलिए जीतेंगे तो जीतेंगे, मरेंगे तो स्वर्ग पाएंगे। जैसा स्वातंत्र सावरकर ने कहा है स्वतंत्र भगवती को, हे भगवती, तुम्हारे लिए मरण जीवन है और तुम्हारे बिना जीवन मरण है ना? राणा प्रताप हो गए ऐसा हम कहते, हो नहीं गए। वो एक बार हो गए तब से अभी भी जीवित है। ये बातें हमारे मुंह से क्यों निकलती है? ये हमारे मन के अंदर छुपे राणा प्रताप बोलते हैं। थोड़ा प्रयास करके उनको अपने जीवन में लाना चाहिए। राणा प्रताप का जो शौर्य था, पराक्रम था, उस शक्ति के साथ उनके पास जो चारित्र्य था, भारत का जो शील है उनका शील था। शिकार के लिए मानसिंह आए, उनके रेंज में पड़ गए। लोगों ने कहा कि अभी मारो। उन्होंने कहा नहीं, ये अपनी रीति नहीं है। हमारी लड़ाई भारत की रीति के लिए चल रही है। रीति छोड़ के हम लड़ेंगे तो पहले ही हार जाएंगे। असावधान शत्रु पर वार करना हमारी रीति नहीं है। इधर रीति का पालन करते थे इस प्रकार, लेकिन नए नए तरीके जो आवश्यक है धर्म संस्कृति देश समाज का बचाव करने के लिए, उनको भी सीखते थे। ये जो तंत्र है छापामार लड़ाई का, वो तंत्र उन्होंने उपयोग में लाया। आगे सीधे मैदान में एक सेना दूसरे से टकराती थी, लेकिन उनके ध्यान में आया कि इससे हम हुतात्मा तो होंगे, कीर्ति भी होगी। हुतात्माओं की कीर्ति तो अक्षुण्ण रहती ही है, परंतु हमको जिसको बचाना है वो नहीं बचेगा। तो उन्होंने उस तंत्र का उपयोग किया। उस तंत्र के उपयोग से उनको पूर्ण विजय मिली। हल्दीघाटी लड़ाई के तीसरे चरण में इसी का उपयोग करके उन्होंने अपनी सेना को मैदान से पहाड़ में खींच लिया। वो सेना सुरक्षित हो गई। आगे चल के मेवाड़ को मुक्त करने के बाद चावंड की राजधानी बनी और राज्य कारभार चलता रहा। सारे मुगलों के द्वारा आक्रांत किए गए थाने उन्होंने छुड़वा लिए और एक धर्म न्याय नीति का सुशासन, हिंदुआ सूरज के नाते एक हिंदू साम्राज्य उन्होंने स्थापन किया। अकबर विस्मृति में चला गया। आज हम राणा प्रताप की जयंती करते हैं। दुनिया में कहीं पर आपने सुना है अकबर की जयंती होती है?
तो जीता कौन है भाई? हल्दी घाटी की युद्ध में विजय किसकी, ये कोई शंका की बात है? भ्रम उत्पन्न कैसे होता है? आज हम यहां बैठे हैं, धर्म संस्कृति की बात कर रहे हैं, यहां भगवे झंडे लगे हैं, साफ है कि हल्दी घाटी में राणा प्रताप जीते, इसलिए हो रहा है। लेकिन हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि किन बातों के कारण जीते। वो केवल सेना के सामर्थ्य की बात नहीं है। सेना और शस्त्रों का सामर्थ्य देखेंगे तो अकबर का पलड़ा भारी था, लेकिन जो उसके पास नहीं है वो इनके पास था। ये सूर्यवंशी है ना, ऐसे ही एक सूर्यवंशी क्षत्रिय के सामने एक बहुत बलाढ्य शत्रु खड़ा हो गया। देव भी जिससे डरते थे ऐसा शत्रु था। और विभीषण ने राम को कहा कि कैसे जीतेंगे आप, उसके पास तो इतना सब कुछ है। तो फिर राम उत्तर देते हैं, रावण रथी विरथ रघुवीरा। विभीषण ये देख के गया तो राम ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उन्होंने बताया ये सद्गुण मेरे हैं, ये मेरा रथ बने हैं। हम जानते हैं रामचरितमानस में। राणा प्रताप के मन में भी ये था, ठीक है हमारी फौज थोड़ी है, शस्त्र कम है, धन कम है, उसके पास इतना सारा है, लेकिन हमारे पास क्या है? सत्य है। हम भारत के लोग हैं, हम कभी गुलाम नहीं होते। एक चाणक्य हो गए, उन्होंने हमको मंत्र दे दिया है, वो आज भी हम नहीं भूलते। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हमारे देश का, जिसको अपने देश का नाम भी मालूम नहीं, वो उस मंत्र को जानता है, न त्वे आर्यस्य दास्य भावः। हम सुसंस्कृत है, हम कभी गुलाम नहीं बनते। कोई आक्रांता हमारे भूमि में पैर रखता है जिस दिन, उस दिन से उसको भगाने के हमारे प्रयास शुरू हो जाते हैं। भारत में अनेक आक्रांत आए पिछले 1000 वर्षों में, लेकिन इतिहास देखो, भारत में आने के बाद और बादशाह बनने के बाद भी एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो सके, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं चल रहा है आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। हमारा इतिहास गुलाम होने का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास गुलाम करने वालों के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है। राणा प्रताप ने पूरे हिंदू समाज को, भारतवर्ष को और इन आक्रांताओं को भी संदेश दिया कि तुम समझ रहे हो कि अब भारत झुक गया, लेकिन ऐसी गलतफहमी में मत रहना, भारत जिंदा है, प्रबल भी है और तुमको भगा भी सकता है। ये बात उस पुण्य पर हुई, इसलिए हम उसका स्मरण करते हैं और राणा प्रताप की जयंती पर उनके पुण्य चरित्र का स्मरण करते हुए उसके पीछे जो गुणवत्ता थी, स्वाभिमान, स्व का गौरव। स्वाभिमान यानी स्वयं के ऊपर व्यक्तिगत गर्व करते थे क्या राणा प्रताप? नहीं, वो विनम्र थे स्वभाव से, गर्वीले नहीं थे। कोई एक राज परिवार का वो गर्व था क्या? नहीं, राज परिवार था, परंतु वो भारत का था। एक कवि ने उस समय कहा कि सारी लड़ाई हो गई और पूरे युद्ध में अकबर ही हार गया, क्योंकि राणा प्रताप ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनको हम हिंदुआ सूरज क्यों कहते हैं? तो लड़ रहे थे सत्य के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे थे, अपने देश की स्वतंत्रता का गौरव मन में धारण करके लड़ रहे थे। केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे थे। और ऐसा राज्य अपना स्थापित होता है तो ये परकीय राज्य और अपना राज्य, इसमें क्या अंतर है वो दिखाने का उनका सामर्थ्य था, उन्होंने दिखा दिया। कैसे सुव्यवस्था होती है इस अपने राज्य में, कैसे कलाओं का, विद्याओं का विकास होता है।
राणा प्रताप जी के कारकिर्द का पूरा अध्ययन बाकी है, ऐसा मुझे लगता है। चावड़ में बैठकर उन्होंने जो सुराज्य का प्रवर्तन किया, उसके बारे में अधिक अध्ययन होना चाहिए। हमारे ऐसे राजाओं ने जो राज्य किए हैं, उसमें जो व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार विचार होता था, वो सारी बातें आज भी राज्यकर्ताओं के लिए कुछ पथ प्रदर्शन करती है। जो उसकी मूल बातें, बेसिक्स है, आज भी प्रजा को खुशहाल रखने के लिए, सुराज्य स्थापना के लिए उन्हीं का उपयोग करना पड़ेगा। अपनी दृष्टि से आए हुए वो तत्व है जिसमें राजा और प्रजा का अद्वैत रहता है। ये पूरा चरित्र का आदर्श उन्होंने रखा। उन्होंने केवल एक युद्ध नहीं जीता, एक स्वराज्य स्थापन करके दुनिया से चले गए, केवल ऐसा नहीं किया। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरीका स्वयं के जीवन से जीकर बताकर उपलब्ध करा दिया। फिर कभी संकट आएगा, फिर ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, क्या करना। राणा प्रताप का जीवन देखो, ऐसे ही नहीं कहते राजस्थान में माई एड़ा पूट जन जेड़ा राणा प्रताप, ऐसे ही नहीं कहते, वो वास्तविकता है। आज की स्थिति में तो महाराज जी ने कहा कि भारत के उत्थान से जिनके स्वार्थ के दुकान बंद होंगे, ऐसे अंदर के और बाहर के पूरे दुनिया के ऐसे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि भारत उठ न पाए। झूठा नैरेटिव देते हैं, झूठे रिपोर्ट्स करवाते हैं, तरह तरह की हथकंडे रचकर हमको झुकाने के लिए कर रहे हैं। हम कैसे इस परिस्थिति से पार पाए? वो लोग साधन संपन्न है, जनबल, धनबल, संगठन बल सब है उनके पास। हमारी जनसंख्या, हमारे पास ये धन साधन कम है, तो किस आधार पर हम खड़े रहे? जैसे राणा प्रताप खड़े रहे अपने स्वत्व के आधार पर, अपने धर्म संस्कृति के आधार पर, स्व गौरव और स्वाभिमान के आधार पर। हम वैसे ही एक होकर खड़े रहे जैसे राजस्थान में राणा प्रताप ने मेवाड़ की जनता को इस आक्रमण के विरुद्ध संगठित किया। ऐसे ही एक होकर हम खड़े रहे, ऐसे ही सद्गुणों का आचरण करें। हमारा परस्पर व्यवहार इस सारे अभियान को, भारत के उत्थान के अभियान को आगे बढ़ाने वाला हो। हम अपनी छोटी छोटी संकुचित पहचान की बातें छोड़ दे। हो गया, पूरा भारत है, एक है, और दुनिया को धर्म देने वाला भारत खड़ा करना है। परम वैभव संपन्न, परम बल संपन्न भारत खड़ा करना है, अपनी रक्षा के लिए भी और विविध प्रकार की चुनौतियों से दुनिया की रक्षा के लिए भी, विश्व मानवता के लिए भी भारत का उत्थान होना आवश्यक है। भारत का उत्थान होना है तो हम सब भारतीयों में सद्गुणों का, सच्चारित्र का, बल का, सब बातों का उत्थान होना आवश्यक है। कैसे करना और कैसा होना, हमारे सामने राणा प्रताप है। वो हमेशा रहेंगे, और जितनी मात्रा में हम उनके सद्गुणों का, उनके स्वाभिमान का, उनके स्वगौरव का, उनके शौर्य का, बल का, तेज का अनुकरण करेंगे, उतनी मात्रा में वो सदैव रहेंगे, सदैव रहेंगे। और जब तक वो है, तब तक हल्दी घाटी का युद्ध जितने बार होगा उतनी बार हम जीतेंगे। इसमें कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं। हमको जीतना है, हमको विजय करनी है, क्योंकि ये विजय हमारी विजय नहीं है, ये दानवता पर मानवता की विजय है, ये अव्यवस्था पर व्यवस्था की विजय है, ये दुर्गुणों पर सद्गुणों की विजय है, ये अधर्म पर धर्म की विजय है। धर्म, व्यवस्था, सद्गुण, विश्व मंगल, विश्व कल्याण की कामना लेकर हमको उस संघर्ष के योद्धा के नाते खड़े होना है और सर्वथा अपने जीवन में राणा प्रताप के जीवन के सद्गुणों का अनुकरण करना है। ये संकल्प लेकर आज हम यहां से जाएंगे
तो ये जो पुण्य पर्व है जिसमें विजय और विजय का कारण दोनों का उत्सव है, वह पुण्य पर्व अपने पूर्ण फलों के साथ हमारे जीवन में फलित होगा, ये मेरा विश्वास है। यही आह्वान करता हूं और आपको धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। हम आपको यह बता दें कि राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी महाराणा प्रताप पर्यटन परिपथ योजना भी चर्चा में है। प्रस्तावित परिपथ में कुंभलगढ़ किला, हल्दी घाटी का युद्ध स्थल, गोंगुदा, चावड़, चित्तौड़गढ़, देवर और उदयपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने की योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप के संघर्ष को नई पीढ़ी तक जीवंत रूप में पहुंचाना भी है। हम आपको बता दें कि हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की उन घटनाओं में है जिसने पराजय और विजय की पारंपरिक परिभाषाओं को चुनौती दी। 18 जून 1576 को अरावली की संकरी घाटियों में लड़ा गया यह युद्ध केवल सैन्य शक्ति का टकराव नहीं था, एक और मुगल सेना थी जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संकल्पित महाराणा प्रताप थे। संख्या में कम होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने ऐसा प्रतिरोध खड़ा किया कि सदियों बाद भी हल्दी घाटी वीरता का पर्याय बनी हुई है। इस युद्ध की सबसे मार्मिक स्मृतियों में चेतक नामक अश्व का बलिदान आज भी अमर है। घायल होने के बावजूद चेतक ने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी, चेतक की छलांग और महाराणा प्रताप की अदम्य संकल्प आज भी उस युग की गूंज सुनाते हैं। आज जब हल्दी घाटी युद्ध की 450वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तब यह केवल इतिहास का उत्सव नहीं, बल्कि उस चेतना का पुनर्जागरण है जो स्वाभिमान, संघर्ष और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का संदेश देती है। इतिहास की बहसें चलती रहेंगी, लेकिन यह सत्य अटल है कि महाराणा प्रताप भारतीय जनमानस में केवल एक राजा नहीं, बल्कि अदम्य प्रतिरोध और स्वाभिमान के अमर प्रतीक के रूप में विराजमान है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।